हेलो साथियों, कैम छो? मज़े में? तो चलो, पिछले लेक्चर में हम लोग करेंट का इंट्रोडक्शन को देखा। आज बेटा आगे कुछ टर्म को समझते हैं और आज पढ़ते हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मैंने बताया था कि कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा, तो दूसरे लेक्चर लेके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा देखो, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, समझ। करंट डेंसिटी है क्या? करंट डेंसिटी है क्या? बहुत मजे की बात। देखो ठीक, ये एरिया बेटा ए है, तो ये भी क्या है? ए है, मतलब यूनिफॉर्म रॉड है क्या। अब देखो, इससे करंट अगर आई जा रहा है, अगर कोई कंडक्टर ये है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इससे करंट आई जा रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी क्या है बोलो? देखो ध्यान देना, मैंने बोला कि बेटा अगर एरिया से आई करंट पास हो रहा है, तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास होगा? आई बाई ए। यूनिट एरिया से जितना करंट पास होगा उसी करंट का नाम क्या दे दिए? करंट डेंसिटी। तो यूनिट एरिया से आई बाई ए करंट पास हो रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या होगा? आई अपॉन ए। बहुत आसान, बहुत आसान। किसी कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितना करंट पास होगा उस करंट को करंट डेंसिटी कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। द करंट passes through a conductor in unit area is called current density। तो प्रश्न थोड़ा आसान है, ठीक है। चलो, the current passes through a conductor in unit area is called current density। It's called current density। उसे क्या कहते हैं? current density। दैट इज आज से डिनोट किससे करते हैं बेटा? जे से। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई अपॉन ए ये डेफिनेशन है। अब मज़े की बात बताते हैं, ध्यान देना बेटा। ये जो करंट है, ये करंट इस एरिया का परपेंडिकुलर जाना चाहिए। करंट कैसे जाना चाहिए? परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ध्यान दे, देखो, यानी अगर ये एरिया है तो करंट कैसा जाना चाहिए बेटा? एरिया के परपेंडिकुलर। पहली बात दिमाग पे रखना है यार, कि करंट जो पास होगा ये एरिया इस करंट के कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। बहुत खुशी की बात। अब देखो ध्यान देना कि ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया बात? ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाए, अगर स्लांट हो जाए, स्लांट मतलब देखा है? स्लांट देखा नहीं?
पहले आदमी बेटा दंतवन करता था, दंतवन करता था, और जब दंतवन को काटा जाता था ना तो उसको ऐसे काटता था, ऐसे काटता था, ऐसे काटता था। तो देखो अगर ये ऐसा ना हो कि कोई ऐसे कंडक्टर है, अगर कोई ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया और इससे करंट जा रहा है आई, कितना जा रहा है बेटा आई, तो जरा सोचो कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है क्या इस एरिया के परपेंडिकुलर है? एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें थोड़ा सा अच्छा से बनाओ यार, थोड़ा सा अच्छा से बनाओ ऐसे। तो देखो ये वाली एंगल कितना है, ये वाली एंगल कितना, इसको हम थीटा मान लिया, इसको हम थीटा मान लिया। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको अगर ये माने तो देखो गॉसेस थ्योरम में हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माने थे क्या। तो देखो ये जो एरिया है इसके थीटा वाले डायरेक्शन में कितना होगा, ए कॉस थीटा, क्या होगा ए कॉस थीटा। तो क्या ये एरिया लेंगे या ये एरिया लेंगे बता। थीटा करंट कैसा जाना चाहिए, परपेंडिकुलर जाना चाहिए, मतलब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे ए कॉस थीटा। क्या लेंगे, ए कॉस थीटा लेंगे। अगर कोई भी किसी कंडक्टर को स्लांट काटा जाए तो फिर उसकी कौन सा कंपोनेंट, करंट के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर यहाँ फिर हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करें बेटा तो क्या होता है बताओ, करंट बताओ आई अपॉन ए, लेकिन ये कैसा एरिया, परपेंडिकुलर वाला एरिया, मतलब आई अपॉन ए कॉस थीटा, मतलब आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब यहाँ से तुम आई निकालो, तो आई निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा। तो आई हमारे पास क्या है बताओ, ए जे ए कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े थे वेक्टर में बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी तो जे कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, जे डॉट ए, जे डॉट ए। अब एक प्रॉपर्टीज वेक्टर का पढ़े थे, एक प्रॉपर्टीज वेक्टर का पढ़े थे क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। तो देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, तो ये जो जे है ये कैसा क्वांटिटी है बताओ, ये दोनों वेक्टर है ना यार, तब नहीं स्केलर होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, आया बात समझ में। तो ये हम क्या लिखेंगे, आई ए, और इसको हम लोग इसे अगर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं बता बेटा, यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो आई बाई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, समझ में आया बात। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, कि आई इक्वल टू जे डॉट ए, जे डॉट ए। ये बात समझ में आया। अब मैंने अभी बताया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, तो बेटा ये कैसा क्वांटिटी है, तो सितारा बनाओ, और सितारा इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो सितारा बनाओ, सितारा बना के लिखो, ठीक है। चलो इधर यहाँ रब कर देते हैं हम, और बेटा सितारा बना के लिखें। पहली बात कि अभी मैंने बताया कैसा क्वांटिटी, बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या देखें, इसकी अगर हम बात करें क्या यूनिट की, तो बताओ यूनिट, जल्दी से बताओ, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या तुम डायमेंशन भी बता सकता है, बता दो। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी पिछले लेक्चर में पढ़े थे यार, ए, और इसका एरिया का एल स्क्वायर, यानी यहाँ एरिया है ना, तो एल का पावर 2 ऊपर चल जाएगा, तो बेटा क्या होगा ए एल टू द पावर 2। कोई डाउट। तो ये बात बिल्कुल याद रखना कि ये जो एरिया होता है ना, ये करंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कॉपी कर ली इसे,
जल्दी से कॉपी करो। मजे की बात अभी देखो, इसका यूज कैसे करेंगे। छोटी छोटी बात डेफिनेशन को तो जल्दी खत्म समझ में आ गया, अब इसको यूज कैसे करेंगे ना वो मायने रखेगा। जल्दी कर, लेट नहीं। हो गया, बता दे। अब आते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। समझो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। एक कंडक्टर ठीक है। अब इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है यार, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा अगर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा अगर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट पे है, रैंडमली मूव करते रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर, छटपटाते रहता है बेटा, छटपटाते रहता है। ठीक है, जब तक मैंने कोई भी बैटरी से नहीं जोड़े हैं फिर भी ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर इधर उधर छटपटाते रहता है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला फिर यहीं आ गया, जहाँ से चला था ना फिर वहीं आ गया। तो क्या बता सकता है, क्या बता सकता है किसने डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया। क्या इसका डिस्टेंस ज़ीरो है, नहीं ज़ीरो है। अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा तो क्या स्पीड ज़ीरो होगा, वो भी नहीं होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यस, जहाँ से चला था वही आ गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस नॉट ज़ीरो, क्योंकि कुछ तो चला, स्पीड नॉट ज़ीरो, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो। पक्का पक्का, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये वाली बात लिख लेना है बेटा ना, नोट कर लेना इसकी। जैसे ही एक बैटरी से जोड़ा, जैसे ही एक बैटरी से जोड़ा तो क्या हुआ, क्या अगर ये भी वोल्ट का बैटरी है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो क्या इस डायरेक्शन में हम लोग पढ़े हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना। अब देखो ध्यान देना कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, अगर कोई चार्ज रखें, पॉजिटिव चार्ज रखें, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, कितना लगता है, EQ, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखें तो इस नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगता है, कितना लगता है, EQ ही लगता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये चार्ज Q ना होके E होता तो कितना फोर्स लगता, E जैसा चार्ज वैसा वाला, जैसा चार्ज ऐसा वाला। अगर पॉजिटिव तो फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया पक्का। अब देखो ध्यान देना, जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, या पहले मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अभी बैटरी से नहीं जोड़े, ऐसे पहले मान लो कि बैटरी से नहीं जोड़े, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है।
बैटरी से भी जुड़े नहीं है इसको। तो क्या होगा कि जितने भी यहाँ बहुत सारे क्या है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे है या नहीं? इलेक्ट्रॉन बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है और क्या पॉजिटिव आयंस भी है। तो जो पॉजिटिव आयंस है बेटा इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगा ई, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इधर फोर्स लगा ई। अब ये कहाँ आ जाएगा? इधर खिंचा के आएगा। पकड़ खींच रहा है, अगर तुम्हें कोई खींचेगा तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई खींचेगा तो आना पड़ेगा। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज कहीं यहाँ आ गया, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा बेटा? आएगा, बोलो बोलो। क्या पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा? क्या नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा? यार आएगा। अब देखो ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब तक आता जाता रहेगा? जब तक ये पकड़ के खींचता रहेगा, इसको खींचता रहेगा। मतलब क्या देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्या एक यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया पॉजिटिव टू नेगेटिव? क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लगाया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में लगा, ये मेरा इंड्यूस्ड है और ये मेरा एक्सटर्नल है। तो तब तक ये दोनों चार्ज आता रहेगा जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर ना हो जाए। दोनों बराबर, जैसे ही दोनों बराबर हुआ तो नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए पढ़ते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पक्का। लेकिन ये किसके लिए? आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए बेटा। लेकिन जैसे ही मैंने एक बैटरी से जुड़ा, अब क्या हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज या इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को क्या जाने का रास्ता मिल गया। अब देखो ध्यान देना, अब क्या करेगा? एक बात याद रखना है कि जैसे कैपेसिटर का भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर रहे हैं कि बेटा अगर ये कैपेसिटर है ना, इसको बैटरी से जोड़ दिए ना, तो देखो अगर इस सरफेस पे कुछ भी +3Q चार्ज है तो इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा? -3Q। तो ऐसे सोचो ना कि अगर ये बैटरी इसको +3Q चार्ज दिया तो क्या ये बैटरी इससे ले भी लिया? क्या इसने इस बैटरी को वफादार अंकल बोलेंगे? इसने इसको दिया तो क्या इसने इससे ले भी लिया? तब ना यहाँ -3 आया। अगर ये कंडक्टर है, इसमें कोई चार्ज न्यूट्रल है, तो ये -3Q यहाँ जो -3 आएगा, कैसे आएगा यार? जब बैटरी लेगा तब ना आएगा। सोचो, लॉजिक सोचो, किसने अगर दिया तो बैटरी ने इसे ले भी लिया। समझ आया? तो वही बात यहाँ पे है कि जैसे ही अब इस कंडक्टर को मैंने एक V वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, V वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया, तो अगर बैटरी से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? अब ये यहाँ एक्युमुलेशन होगा क्या यहाँ कलेक्ट होगा? नहीं, चलता रहेगा। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बकवास वाली बात, क्योंकि ध्यान देना कि पहले जो था ऐसे करंट की डायरेक्शन में, यानी ये जो पॉजिट्रॉन होता है ना, प्लस चार्ज जो है ना, ये जो आयंस है ना, ये पॉजिटिव आयंस है ना, इसी के बारे में पहले सोचा था कि यही करंट, ये इसी का मोशन जिधर होता है उधर ही करंट जाता है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच ही नहीं पाया था। तो कन्वेंशनल ऐसा ले लिया कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है, करंट भी उधर ही मूव करता है, ऐसा पहले सोचा। तब इलेक्ट्रॉन का कोई अता पता नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ था कोई अता पता नहीं। तो क्या करंट जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, क्या उधर ही, मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, तो क्या करंट भी इधर ही मूव करने लगा? मूव करेगा?
अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा नेगेटिव चार्ज जब बाद में पता चला कि यार नेगेटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, तब बोला कि जिधर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट करंट मूव करेगा। एक्चुअल में यही नेगेटिव चार्ज, यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एक्चुअल। समझ में आया बात? तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। अब जरा सोचो कि ध्यान देना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही बेटा इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा अभी मैंने बताया था, कितना फोर्स लगा, ई फोर्स लगा। ई फोर्स किधर लगा, इधर लगा। तो क्या ये एक एवरेज वेलोसिटी से इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे ही किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा, एक ही फोर्स लगा। और जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की ओर मूव करने लगता है, उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया। उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया। आया बात समझ में? तो क्यों, देखो ध्यान देना, जैसे ही अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए ना, तो अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होने वाला। जैसे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ है इसके पास। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आया, क्या जीरो नहीं है, वेलोसिटी भी आएगा। बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी भी होगा। वेलोसिटी भी जीरो नहीं होने वाला है। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करने लगता है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आया समझ में? आया समझ में? बताओ। तो चलो लिखते हैं आप, है ना। VD से मूव करता है ना बेटा, VD से मूव करता है। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ हम डेफिनेशन लिख देते हैं यार, यहाँ लिख देते हैं ना। क्या है, एक बार मेरे साथ फटाक से बोल दो। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा। फोर्स लगने के कारण ये क्या करने लगा, एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगा। उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, बोलो यार, इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखो। इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन in presence of electric field is called drift velocity. Drift velocity is called drift velocity. अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा VD से रिप्रेजेंट करते हैं और ये VD होता है ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम, वेयर इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब देखो बहुत सारा यहाँ पे ना यार, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा, जैसे ही फोर्स लगाया था, अब सोचो कि ये एक दूसरे से टकराएगा या नहीं टकराएगा, बताओ। एक से टकराया, दूसरे से टकराया, दूसरे से टकराया, टकराते रहेगा। अब सोचो कि एक छोटा सा रूम है, एक छोटा सा रूम है बेटा, इस पे 100 स्टूडेंट को बैठा दिया, 100 स्टूडेंट को इन कर दिया। अब सोचो एक खतरनाक सांप निकल जाए,
छटपटाएगा। छोटा सा रूम है, एक तो 100 स्टूडेंट घुसा हुआ है इसमें, छोटा सांप क्या होगा, ये उधर भागा, इधर उधर, इससे टकराएगा, उससे टकराएगा, इससे टकराएगा। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर एक बार इससे टकराया, यही इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराएगा, तो 2 बार टकराने पे जो एवरेज टाइम लगता है, इट इज़ द एवरेज टाइम, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। आया बात समझ में? ठीक है, हुआ क्लियर? बोलो। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ना कि ये ई क्या है बेटा, ई क्या है बताओ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर किसी से टकराएगा, तो 2 बार टकराने में जो एवरेज टाइम लगता है, लिखना डेफिनेशन इसका, इट इज़ द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, कोई डाउट? हुआ क्लियर? अब जल्दी से कॉपी करो। अब मजे की बात, अब इसमें किस टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है वो बात करते हैं। पहले तो इसको छोटा सा डिराइव कर देंगे हम फटाक से, क्योंकि ये VD ये टाउ अपन एम कैसे आया, इसका डेरिवेशन पूछता है यार, तो इसको डिराइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, है ना। जल्दी लिख लें, जल्दी। देखो ये मेरा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना फोर्स लगा, ई इधर लगा, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ही। तो ध्यान देना, ई फटाफट बोलते चलो, क्या किए हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगा, ई फोर्स ऑन इच इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा बताओ, चाहिए लिख देते हैं ई लगा। अब देखो फोर्स लगा तो क्या इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, आएगा, एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, क्या होगा एक्सेलरेशन बेटा, F बाई एम, एफ कितना है, ई एम, ये हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा मैंने पहले बताया इस पे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था ना, तब भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर छटपटा रहा था, मतलब कुछ इसके पास स्पीड था या नहीं था, बट वेलोसिटी जीरो था, समझ में आ रहा बात, हाँ पक्का। तो अब जरा सोचो कि अगर मैंने बोला कि जैसे ही फोर्स लगा क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब बताओ क्या फाइनल वेलोसिटी आएगा या नहीं आएगा यार। जैसे कोई एक बंदा है, ये कुछ स्पीड से दौड़ रहा था, जैसे ही अब तुम सोचो चल रहा है, मैं तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, अगर तुम चल रहा है तो तुम्हारे पास स्पीड है, और कोई अच्छे से धक्का दे दिया, क्या तुम्हारा वेलोसिटी चेंज करेगा नहीं करेगा। तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन पहले मूव कर रहा था, फोर्स लगा तो वेलोसिटी चेंज किया, तो अगर हम यहाँ लिखें कि नाउ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी से बताओ क्या पहला इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v1 माने, ये क्या होता है बताओ, u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ टाउ रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा बेटा, इसको लिख देते हो। दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर हम लिखते जाए तो क्या लिखेंगे, v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ 2 होगा। इसी तरह से 3 का, चाहे 4 का, 5 का, 6 का चलता जाएगा, बताओ
चलता जाएगा, और n का कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे vn, यहाँ un, यहाँ a, यहाँ को डाउट। हेंस एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा? v एवरेज सबको जोड़ के जितना नंबर उससे डिवाइड। मान लो 5 लड़का है, क्या किए, कुछ मार्क्स लाया 20, 30, 35, 60 हो गया 5 डिवाइड, यही एवरेज निकालते हैं यार। तो सबको जोड़ के क्या करेंगे हम, n से जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने n, तो डिवाइड कर देंगे, होगा डिवाइड। बताओ तो क्या होगा, u1 प्लस a τ1 u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ बताओ कितना होगा, un प्लस a τn डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, डाउट। ठीक है, ऊपर उम्मीद करें कि बेटा ये लिख लिया है, बताओ इसको। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है कि भी ए भी जी, अब सबको देखो u1 u2 u3 अलग करो इसको, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n प्लस, अब देखो ध्यान देना, यहाँ a हर जगह a कॉमन ले लिए, क्या आया τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn, है ना, τn डिवाइडेड बाई n होगा। अब देखो यहाँ ये क्या है, इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है ना यार, पहले वाला जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब की बात है ना, प्लस a, और ये मेरा क्या है, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, सबका एवरेज टाइम, तो यहाँ हम उसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टाउ बोलते हैं। देखो एक्सेलरेशन निकाले थे, एक्सेलरेशन यहाँ भी हम निकाले थे कि एक्सेलरेशन कितना था, f/m, तो f कितना है, e इंटू ई बाई एम, वैल्यू रख दिया, रख दे, रखो e अपॉन m टाउ, यही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, नाउ द वेलोसिटी, ऐसा एवरेज वेलोसिटी खत्म, एक लाइन।